हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो जनवरी और फरवरी के मंथ में जो भी पॉलिटी के रिगार्डिंग न्यूज़ थी आज हम वो देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके HPNT का एक कोर्स मिलेगा, उसमें जाके करंट अफेयर के सेक्शन में आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप HPNT का पावर पैक ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को एक नोटिस इशू किया है कि आप अपनी अपनी जगह पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कीजिए। ठीक है, इसके बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंटर को इशू कर दिया है नोटिस। तो अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट डेट कब है। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद 1976 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसको हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत एक पार्ट ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको हम कहते हैं पार्ट 4A। आपको पता ही होगा कि जो पार्ट 3 है दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, देन इज पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज DPSP, एंड इसी के अंदर पार्ट 4A बनाया गया जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो जैसे कि हमारे DPSPs जो है वो आर्टिकल 35 से लेके 51 तक हैं, तो ऐसे ही जो पार्ट 4A होगा उसमें आर्टिकल कौन सा इंक्लूड होगा, आर्टिकल 51A। तो यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, आपने ये याद रखना है। 76 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई थी उस टाइम पे, तो एक कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए रेकमेंड किया था। इस कमेटी का नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी। उसके बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं बेसिकली 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आपको नाम याद होना चाहिए, दैट इज़ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 वाला। तो जो लास्ट ड्यूटी यहाँ पर ऐड की गई वो यही थी कि जो भी हमारे पेरेंट्स और गार्डियन हैं उनको एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ऐसे ही बाकी की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमें अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी भी ड्यूटी बनती है कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम जो भी पिटीशन फाइल हुई है राइट टू एजुकेशन के लिए, जैसे कि उस पिटीशन में बोला गया है कि आप जो भी मदरसाज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट में से निकाल दीजिए। अब इसके एक बार बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इनको नहीं निकालेंगे। तो एक बार इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 2002 के अंदर आया था। इसमें हमने राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A के अंदर इंक्लूड किया था, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लाई करता है। तो इस राइट टू एजुकेशन के तहत हमने बोला कि हम 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बनाया 2009 के अंदर, उसके अंदर एक हमने सेक्शन इंक्लूड कर दिया। वो जो सेक्शन था जैसे सेक्शन 14 एंड 15, इस सेक्शन को इंक्लूड करके हमने ये बोल दिया कि यहाँ पर जो भी मदरसाज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उनको कोई भी कंपलसरी नहीं है कि वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। दैट मीन्स हमने यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर पढ़ाते हैं उनको इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में से एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर यही पिटीशन फाइल हुई थी कि आप इन सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंक्लूड करने से इसीलिए मना किया है क्योंकि दूसरी तरफ हमारे जो फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा आर्टिकल नंबर 30 है
वो ये कहता है कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी चॉइस के एक तरह से बना सकते हैं और वहाँ पर जो भी एजुकेशन उन्होंने इम्पार्ट करनी है, बेसिकली देनी है, वो दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि 2019 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जो कि आर्टिकल 370 में प्रोवाइड किया गया था, उस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया। उसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया। सबसे पहली बात तो आपको इस डीलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुकी हैं ये पर्सन, रंजना प्रकाश देसाई जी, ठीक है। तो इस डीलिमिटेशन कमीशन ने ये रेकमेंड किया है कि हम जम्मू के प्रोविंस में 6 सीट्स को इंक्रीज़ करेंगे, असेंबली सीट्स की बात कर रही हूँ मैं। देन इस कश्मीर वाले रीजन में उन्होंने 1 सीट को इंक्रीज़ करने की बात करी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी आ रहे हैं कि कश्मीर वाले रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन इज़ वहाँ का जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, फिर भी आप कैसे कह सकते हो कि 1 ही सीट यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, वेयर एज जम्मू वाले रीजन में आप 6 सीट्स को इंक्रीज़ कर रहे हो। तो ऐसे इसके प्रोटेस्ट वगैरह आते रहते हैं और इसलिए ये न्यूज़ में रहेगा। तो आपको इसके चेयरपर्सन पता होनी चाहिए, देन इज़ डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, देन इज़ आपको आर्टिकल 370 के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज में एंटर करने से मना कर दिया। वो इसलिए मना किया क्योंकि इन्होंने हिजाब डाला हुआ था। अगर मैं हिजाब की बात करूँ तो जो मुस्लिम वुमेन होती है अपने हेड और फेस को कवर करके रखती हैं, उसको हम हिजाब कहते हैं। तो यहाँ पर इनको एंटर करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे बोला गया कि ये पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करता है। अगर मैं आर्टिकल 25 के बारे में बात करूं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, उसका आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको कोई भी रिलीजन आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है यहाँ पर। दूसरी तरफ इसी आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी रखी गई कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कि अगर पब्लिक ऑर्डर एक तरह से वायलेट होगा तो आपको जो राइट टू रिलीजन है वो एक तरह से उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई। दूसरी तरफ है मोरालिटी, देन इज हेल्थ। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ वायलेट होती है तो वो हमारे राइट टू फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन को एक तरह से लिमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने यही बोला है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर रहा था, इसीलिए हमने उनको एंटर करने से मना कर दिया है। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल 25 के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट के अंदर आता है, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। तो मोशन ऑफ थैंक्स में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह लाई गई, हालांकि वो अमेंडमेंट्स पास नहीं हुई हैं। अगर मैं मोशन ऑफ थैंक्स की बात करूं तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स को जारी किया जाता है। सबसे पहले एक बार प्रेसिडेंट्स एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट 5 के अंदर जो आर्टिकल नंबर 87 है उसमें ये बोला गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग में एड्रेस कर सकते हैं, एक तरह से लोकसभा मेंबर्स को भी और राज्यसभा मेंबर्स को भी। वहाँ पे लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स एक साथ अवेलेबल होंगे। प्रेसिडेंट एड्रेस हमेशा तब होता है या तो एक नई इलेक्शन हुई हो, आपको पता ही है कि 5 सालों बाद हमारी लोकसभा की इलेक्शन होती हैं, तो उस टाइम पे जो पहला सेशन होता है तो उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस देते हैं, या फिर अगर नया साल शुरू हुआ हो उसका पहला सेशन हो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि जब भी नया साल शुरू होता है तो वहाँ पे अलग अलग सेशंस होते हैं ना, जैसे सबसे पहला बजट सेशन होता है, फिर उसके बाद हमारा मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। तो सबसे पहले जो बजट सेशन आया है वहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो भी जॉइंट सिटिंग है उनको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर जो भी सरकार ने चीज़ें करी हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इसके बाद एक मोशन को पास किया जाता है, एक मोशन लाया जाता है जिसको हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाए तो सरकार टिकी रहती है, अगर नहीं पास हो जाए इसका मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका डिफीट है। तो इसको मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स लाई गई, लेकिन ये मोशन ऑफ थैंक्स जो अमेंडमेंट्स लाई गई वो पास नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सरकार है वो मेजॉरिटी में है। ये चीज़ आपने मोशन ऑफ थैंक्स और प्रेसिडेंट्स एड्रेस के बारे में याद रखनी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असम और मेघालय के अंदर बाउंड्री का डिस्प्यूट था। इस बाउंड्री के डिस्प्यूट के अंदर 12 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे लड़ाई होती थी कि ये रीजन असम वाले रीजन में लाई करता है या मेघालय वाले रीजन में। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मेघालय स्टेट है, ठीक है, वो कब कार्व आउट हुआ था? तो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1971 का, उस टाइम पे असम में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया गया, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग कर दिया गया और वहाँ से बन गया एक मेघालय स्टेट। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें थी जो कि असम और मेघालय के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण बनी हुई थी। तो अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर इस बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया है। कुछ और चीज़ें जो आपको इस डिस्प्यूट के बारे में पता होनी चाहिए, डिस्प्यूट के बारे में नहीं कि असम और मेघालय में कितना किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। तो ये भी लोक अदालत जो हैं वो न्यूज़ में चलती रहती हैं। अगर मैं लोक अदालत की बात करूँ तो इनको पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। पीपल कोर्ट आपको पता ही होगा कि एंशियंट टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। अगर कोई भी पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो वहाँ पे दो बंदे जो हैं वो बैठ के उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते थे, तो उसको हम कहते थे कि लोक अदालत है ये। तो क्योंकि ये एंशियंट टाइम से चली आ रही थी तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे लोक अदालत के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने 1987 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। इस एक्ट के तहत जो लोक अदालत है उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। दैट मीन्स अभी जो लोक अदालत कंडक्ट बेसिकली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, जिसको हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का मतलब यही होता है कि ऐसे तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं ना, कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं और वहाँ पे हमारा जो भी डिस्प्यूट होता है उसके रिगार्डिंग हमें जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का मतलब है कि आप बिना कोई पिटीशन फाइल किए ही एक दूसरे की सुलह के साथ आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो। एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सबसे पहली जो लोक अदालत कैंप है, एक कैंप लगाया गया था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया गया था। वो सबसे पहले गुजरात के अंदर 1982 में लगा था। उसके बाद ही लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी न्यूज़ में चलता रहता है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये कौन से आर्टिकल के और कौन से पार्ट के अंदर लाई करता है। ठीक है, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूँ, यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर आपको पता ही है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। अब इन कम्युनिटीज़ के लिए एक सिंगल लॉ लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरह से बोला गया और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें एक आर्टिकल बनाया गया, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 44। इसमें बोला गया कि हम टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। दैट मीन्स जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक लॉ लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैरिज के रिगार्डिंग है ना, फॉर एग्जांपल मुस्लिम के मैरिज के रिगार्डिंग अलग लॉज होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग। तो इन्होंने यही बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हिंदू और मुस्लिम और अलग अलग जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक सिंगल लॉ लाने की यहाँ पर बात करी गई है। अगर मैं पार्ट नंबर 4 की बात करूं जिसके अंदर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई करते हैं, तो ये जो पार्ट है वो नॉट इन्फोर्सेबल है। दैट मीन्स इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कौन से आर्टिकल लाई करते हैं 35 से लेके 51 तक। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर वो सेंटर और स्टेट ओबे ना करे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट मीन्स दीज आर्टिकल्स, दीज DPSPs आर नॉन इन्फोर्सेबल। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटल राइट्स को देखूं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उस टाइम पे हम कोर्ट में जा सकते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स दैट इज पार्ट 3 आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बोला कि जो मसाज और थेरेपी सेंटर्स हैं उनके अंदर CCTV कैमराज लगाना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर हम इसको मैंडेटरी कर देंगे तो ये तो हमारी जो पुरानी जजमेंट जो उन्होंने 2017 के अंदर दी थी उसके ऑपोजिशन में आ जाएगी। तो अगर मैं 2017 के बारे में जजमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एक केस हुआ था जिसको हम बोल रहे हैं KS पुट्टुस्वामी केस।
2017 में हुआ था। और ये जो केस है रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी है। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है और हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो इम्प्लिसिटली आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इस केस के अंदर ये बताया गया कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो एक तरह से हमारा यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है सीसीटीवी कैमरास लगाने की वजह से, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपको इस स्लाइड में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि केएस पुट्टुस्वामी केस कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। कितने मेंबर जजेस यहाँ पर बैठे थे जिन्होंने ये जजमेंट प्रोवाइड करी थी, तो 9 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा था। बेसिकली इसके अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे थे, इन्होंने ये जजमेंट प्रोवाइड करी थी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बजट सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि पास हो गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बिल्स वगैरह देख लेते हैं जो पास हो चुके हैं। तो सबसे पहला है कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस बिल के तहत त्रिपुरा के अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर एक कम्युनिटी को ऐड करना था। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पर जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर उसके अंदर कोई भी एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के अंदर किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड करना होता है तो यहाँ पर उसके तहत एक बिल इंट्रोड्यूस करना होता है और उसको पास करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये जो बिल है वो पास हो चुका है और यहाँ पर इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत जो डारलोंग कम्युनिटी है त्रिपुरा की, उसको कुकी ट्राइब की एक सब ट्राइब बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुकी ट्राइब और डारलोंग ट्राइब जो है कम्युनिटी जो है वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है, तो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। इन द सेम वे झारखंड वाले रीजन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक तरह से लिस्ट में ऐड और रिमूव करने के लिए एक और बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको एससी कैटेगरी के अंदर, एससी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। ऐसे ही इस बिल के तहत उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया है। वो कम्युनिटी कौन सी है? भोगता कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में से इसलिए रिमूव किया है कि ये वाली जो कम्युनिटी है ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भोगता कम्युनिटी को यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि नीलांबर और पीताम्बर जी हैं। तो अगर मैं नीलांबर और पीताम्बर जी के बारे में बात करूँ, यहाँ पर अगर फैक्ट बताऊँ आपको, तो ये भोगता कम्युनिटी से बिलोंग करते थे झारखंड वाले रीजन में और इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और बिल पास हो गया है, दैट इज़ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल। अगर मैं दिल्ली रीजन की बात करूं, कैपिटल रीजन की बात करूं, तो यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बहुत सारी चीज़ें देखती है। फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो सारी चीज़ें दिल्ली वाले रीजन में देखती हैं। अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो 1957 के अंदर एक एक्ट आया था जिसके अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, लेकिन 2011 के अंदर इस एक्ट को अमेंड किया गया और यहाँ पर 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई। वो 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन सी थी? नॉर्थ दिल्ली के लिए अलग बना दी, साउथ दिल्ली के लिए अलग बना दी और ईस्ट दिल्ली के लिए अलग बना दी। तो अब दोबारा से 2022 के अंदर ये जो एक्ट पास किया गया है, इस एक्ट के द्वारा इन तीनों की 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोबारा से यूनिफाई कर दिया है। दैट मीन्स अब दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, दैट इज कॉर्पोरेशन नेम्ड कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे ही एक और बिल पास हुआ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो इस बिल में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो 3 चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका किस टाइप का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, कौन से लोगों से ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा और कौन ऐसे पर्सन हैं जो इस डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर अमेंडमेंट लाई गई। अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की बात करूं तो 1920 के अंदर ऑलरेडी एक एक्ट था जिसके तहत ये बताया गया था कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका कौन कौन सा ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, कौन पर्सन कलेक्ट कर सकते हैं और किन पर्सन का डाटा हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं।
1921 के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई गई, कुछ और चीज़ें इंक्लूड करी गई। फॉर एग्जाम्पल, पहले सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स ही ले सकते थे हम क्रिमिनल की, लेकिन यहाँ पे हम उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी ले सकते हैं। डीएनए के सैंपल, सीमन सैंपल, ब्लड सैंपल, स्वैब सैंपल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी बात, जो भी क्रिमिनल्स हैं, यहाँ पर बताया गया कि किन किन पर्सन से हम कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर दी, जैसे कि जो भी लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यहाँ पर यही है कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन डाउट है कि ये पर्सन क्राइम कर सकता है, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया जाता है। तो उनसे भी यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह उनके भी हम ले सकते हैं। इन द सेम वे ऐसे ही कुछ और पर्सन है जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम करेंगे, तो उनके सैंपल्स तो यहाँ पर बिल्कुल लेने चाहिए। देन इज कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इस सैंपल को कलेक्ट करेंगी। जैसे पहले सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रैंक और उनसे अबव वाले रैंक्स जो हैं वो इन सैंपल्स को ले सकते थे और जो भी क्रिमिनल का डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और अथॉरिटीज़ को ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हेड कॉन्स्टेबल रैंक को भी इंक्लूड कर दिया। देन इज हेड वार्डर ऑफ प्रिजन को भी इंक्लूड कर दिया। देन इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें आपको इन दोनों एक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। इवन यहाँ पर इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में ये भी बोला गया कि अगर कोई भी एक तरह से क्रिमिनल है, अगर उसने अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी ड्यूटी को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी पॉलिटी के न्यूज़ थी वो सारी समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि उसके आंसर्स आपको दिए जाएं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके जनवरी और फरवरी के जो भी पॉलिटी के रिगार्डिंग न्यूज़ थी वो सारी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।